हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प। इनमें आपको बताना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, कौन सा स्थायी तत्व। ठीक है, तो गाइस इसमें सर्वाधिक स्थायी तत्व है वायुमंडल में जल वाष्प। तो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, अपन वायुमंडल के बारे में जाने, वायुमंडल के संगठन संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो कि विभिन्न प्रकार की गैस, जलवायु, धूल कणों से बना होता है, जिसमें ठोस तरल पदार्थों के कण है वो असमान रूप से मौजूद होते हैं। इसमें गाइस 78% होता है वो नाइट्रोजन होता है, 21% होता है वो ऑक्सीजन होता है और 1% अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। हवा में उपस्थित गैसों का विवरण नीचे दिया गया है, जिसमें वायुमंडल के निचले भागों में पाई जाती है। मतलब ये चार्ट दे रखा है, इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर CO2। ऑर्गन CO2 से ज्यादा पाया जाता है, फिर हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, कीटोन, जेनोन और ओजोन। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस में लगा लिया जाता है कि सीक्वेंस में लगाइए, अवरोही आरोही क्रम में लगाइए कि कौन सी गैस कितनी ज्यादा पाई जाती है, कौन सी सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्गन है वो नाइट्रोजन CO2 है उससे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का स्थान आता है। दोस्तों अपन चर्चा करें नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की गैस है। यह सभी सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में एक है। यह आग नियंत्रण को करने वाली एक महत्वपूर्ण गैस है। अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए है। साथ ही जीवोपादकों में प्रोटीन एग्जाम्पल के लिए अमीनो एसिड जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही वायुमंडल में जो नाइट्रोजन चक्र चलता है उसके द्वारा नाइट्रोजन संतुलन बना रहता है। ये वायुमंडल के लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ह्यूमिस पौधे, शैवाल आदि प्रजातियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आदि ये जो पौधे हैं, पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले पौधों का क्या नाम है। ध्यान रखना, जो शैवाल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, ह्यूमिक्स पौधे होते हैं, आदि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को जनरेट करते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जो मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस तरह वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो स्थिर रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन बनती कैसे है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनके द्वारा CO2 तो ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय गैस मानी जाती है। गाइज अगर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है या अग्नि जलानी है तो ऑक्सीजन के बिना यह संभव नहीं है। ऑक्सीजन मौजूद होने पर ही दहन होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से संतुलित होती है और ऑक्सीजन की मात्रा है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में पाई जाती है। फिर आता है ऑर्गन। ऑर्गन गाइस एक निष्क्रिय गैस है जो कि ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे प्राप्त होती है। मतलब जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है उस दौरान ऑर्गन निकलती है। यह विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है और यह मुख्य रूप से एक भारी गैस होती है जो वायुमंडल के जो निचली परत होती है, क्षोभमंडल, उसमें यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल की तीन चार परतें होती हैं। सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, समताप मंडल और फिर नीचे आता है शोभ मंडल। ठीक है, जो सबसे नीचे की परत है वहां पर ऑर्गन मुख्य रूप से पाया जाता है। CO2 की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोष करने वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि जीवाश्म ईंधनों के निष्कर्षण और ज्वलन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो CO2 होती है वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको ऑब्जर्व करती है, गर्मी को ऑब्जर्व करती है। इस तरह ये ग्रीन हाउस गैस है। ये कहाँ से आती है, जब पेड़ों को जलाया जाता है या कोई गंदगी उत्पन्न हो जाती है उससे CO2 का जनरेशन होता है।
ये पेड़ों के लिए आवश्यक है। पेड़े हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों, ये गैस तापमान और दबाव जैसी अनूठी विशेषताओं के द्वारा वायुमंडल की जो महत्वपूर्ण परतें हैं उनमें पाई जाती है। जीवधारी इसे श्वसन की प्रक्रिया से मुक्त करते हैं। हरे पौधे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक का कार्य करती है। ध्यान रखना, पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण होता है उसमें अवरोधक का काम करती है CO2। CO2 भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक उत्तरदायी मानी जाने वाली गैस है। ठीक है, मतलब वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसमें सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगली है ओजोन O3। तो गाइस, ओजोन दो कैटेगरी की होती है। एक तो समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन जो कि वायु की परत है। एक है अपनी जो शोभ मंडल है वहां पर पाई जाने वाली परत। तो गाइस, जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है वो तो अच्छी होती है। जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको अवशोषित कर लेती है और उनको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब पृथ्वी पर आने नहीं देती। अगर ये पृथ्वी पर आ जाती है तो मनुष्य की त्वचा आदि पर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वही शोभ मंडल में पाई जाने वाली गैस है वो मुख्य रूप से ध्रुवीय पदार्थों, जो भी रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीजें होती हैं, हवा, गाड़ी के वाहनों से निकले हुए धुआं आदि से उत्पन्न होती है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये मुख्य रूप से हल्के नीले रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है। ठीक है, ये अस्थायी गैस है जो कि समताप मंडल और सौर मंडल में पाई जाती है। भूमध्य रेखीय वायुमंडल क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडल क्षेत्रों की ओर ओजोन की परत की मोटाई है वो कम पाई जाती है। कहने का मतलब है कि ये अपना, मान लो ये पृथ्वी है, ये अपना 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, और ये दोनों 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री है। ये 0 डिग्री से जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी ओजोन परत की मोटाई है वो कम होती है और भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा होती है। दोस्तों, वायु जेट जेट वायुयान होते हैं जो हवा में हवाई जहाज उड़ते हैं, इनसे नाइट्रस ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि घरेलू क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है CFC, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ओजोन परत को डैमेज करता है। राइट, ओजोन परत की मोटाई को है वो डोप्सन में मापा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत की मापन इकाई क्या है, तो वो है डोप्सन। राइट, आगे वायुमंडल की गैस आती है जलवाष्प। जलवाष्प एक गैसीय पानी का गैसीय अवस्था में होना, गैसीय अवस्था में होना ही जलवाष्प है। पानी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है। कैसे होती है? जैसे जलवाष्प होता है, जैसे वर्षा बनती है, वर्षा वापस गिर जाती है, तो ये भी जो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से जलवाष्प है वो चेंज होता रहता है। जलवाष्प की मात्रा गाइस ऊंचाई के साथ घटती है। कैसे घटती है? मान लो ये समुंदर है, यहाँ से जलवाष्प होता है वायु में जाता है तो यहाँ पर तो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ये घटती जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास समुद्र गर्मी होती है और समुद्र अच्छा खासा होता है, तो जो जलवाष्प अच्छा खासा हो जाता है पानी का, तो यहाँ पर मोटाई ज्यादा होती है विषुवत रेखा पर। वहीं जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर बर्फीला इलाका है, जलवाष्प कम होता है तो वहां पर मोटाई कम होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एक ग्रीन हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। यह पृथ्वी के एक कंबल का कार्य करती है। पृथ्वी को न तो ज्यादा गर्म होने देती है और न ही ज्यादा ठंडा होने देती है। एक तरह से पार्थिव विकिरण का काम करती है CO2 की तरह। यह समस्त मौसम परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। दोस्तों, जलवाष्प के कारण ही औसत ओस पड़ती है, जो बादल होते हैं, कोहरा होता है, वर्षा होती है, आदि जलवाष्प के कारण ही होता है। इंद्रधनुष और प्रभा मंडल होल होते हैं, जैसे मनोरम आकर्षक दृश्य जो आप देखते हैं बारिश के टाइम में, वो आप जलवाष्प के कारण ही देख पाते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन है वो जल चक्र के माध्यम से चलता है। ठीक है, कैसे चलता है जल चक्र? जैसे वर्षा हुई, वर्षा का पानी कैसे है? नदियों, खेतों, झीलों आदि में गिरा, ये पानी जाके इसमें जाता है अपने समुद्र में, समुद्र से जलवाष्प होता है, फिर जलवाष्प होके वापस बादलों में जाता है, बादलों से वापस वर्षा होके वापस पृथ्वी पर ये पानी गिर जाता है। इस तरह जल का चक्र है वो चलता है। फिर अंतिम है निलंबित कणकीय पदार्थ, जो कि अपने वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन्हें गाइस एरोसोल के नाम से भी जाना जाता है। निलंबित कणीय पदार्थों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसमें धूल कण, परागण, नमक, बैक्टीरिया, कालिक आदि तत्व इसमें शामिल होते हैं।
ये एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्व होता है जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती बढ़ती रहती है। एरोसोल गैस सर्वाधिक वायुमंडल की निचली परतों में पाया जाता है। मुख्य रूप से जो शोभ मंडल होता है वहां पर एरोसोल आप पाया जाता है, देख सकते हैं। इसकी मात्रा वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती है। ठीक है। मोस्टली जितनी भी गैस होती है उनकी मात्रा है वो वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती है। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसे करते हैं, जिसे हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आकाश का नीला रंग किस वजह से दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, न कि प्रकाश के परावर्तन के कारण। राइट। यह आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। इसे भोर या संध्या के समय मनोरम दृश्य के रूप में आप देख सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? दोस्तों यहाँ पर पाली अनुसंधान केंद्र है जिसके कारण ये विख्यात है। नालंदा महाविहार है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण महाविहार है, जो कि पाली अनुसंधान, जो कि बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा को सपोर्ट करता था। मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा के अनुसंधान के लिए जो भी संस्था बनी है वो नव नालंदा महाविहार में है, जो कि अपने कहाँ है, बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो गाइस जो ओणम त्योहार होता है जो मुख्य रूप से केरल, दक्षिणी जो भारत है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। वहां के वामन अवतार है विष्णु के, उनके उनसे संबंधित है ओणम त्योहार। इसके बारे में चर्चा की जाए तो ये केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, फसल उत्सव है, जो कि असुर राजा महाबली की घर वापसी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाई थी। यह मलयालम कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है कोलावर्षम चिंगम के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गाइस ये 10 दिवसीय त्योहार होता है जिसे अथम से इसकी शुरुआत होती है। अथम होता है वो ओणम का पहला दिन होता है, और थिरुवोणम थिरुवोणम पर यह समाप्त होता है, जो कि ओणम का अंतिम दिन होता है। इस समारोह में कलम फूलों की रंगोली के निर्माण के साथ साथ विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे वल्लम काली मतलब नाव दौड़, पुलिकली मतलब बाघ नृत्य, कुम्माट्टी काली मतलब मुखोटा नृत्य, और ओना थल्लू मतलब मार्शल आर्ट। ये अजीब से नाम है, ये दक्षिणी भारत के नाम है, जो कि त्योहार यहाँ पर जो भी पारंपरिक अनुष्ठान है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो गाइस यहाँ पर मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग दे रखे हैं और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग माना जाता है मस्तिष्क। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, भिंडी में पित्त वर्ण सिरा की बीमारी होती है। तो गाइस एक सफेद मक्खी होती है जो कि भिंडी में पित्त वर्ण की सिरा नामक बीमारी है उसको जनरेट करती है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सफेद मक्खी से जो बीमारी होती है पित्त वर्ण सिरा, वो कौन सी सब्जी में होती है, तो वो होती है भिंडी में। राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अपन ने आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस के अपने 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। तो अभी इतना ही। थैंक यू।